मेरा नाम डेविड है। मैं वो हूँ जिसे तुम लाइट हाउस की देखभाल करने वाला कहोगे। हालांकि ये सुनने में जितना रोमांटिक लगता है, असल में उतना है नहीं। सरकार ने तो सालों पहले ही फुल टाइम लोगों को रखना बंद कर दिया था। उनका कहना था कि सैटेलाइट और ऑटोमेटिक सिस्टम ने हमें बेकार बना दिया है। लेकिन कुछ टावर इतने दूर हैं या शायद इतने अजीब हैं कि उन्हें बिना किसी आदमी के छोड़ना मुमकिन नहीं है। इसलिए वो हम जैसे कुछ लोगों को रखते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अकेलापन परेशान नहीं करता, या जिन्हें इतना पैसा मिल जाता है कि वो ऐसा दिखा सकें कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से इस तरह का काम करने का सपना नहीं देखता था। मैंने कभी स्कूल में लाइट हाउस की ड्राइंग तक नहीं बनाई थी, ना ही समंदर पर निबंध लिखे थे। मुझे बस कुछ सीधा साधा चाहिए था। मुझे मशीनें, वायरिंग और चीज़ें ठीक करना पसंद था। पिछले कुछ सालों में मैंने दर्जनों नौकरियां की हैं, कुछ लीगल और कुछ इल्लीगल। कुछ काम समंदर के बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स पर किए हैं। एक साल एक फ्रेट कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम किया था, और एक बार एक फिशिंग कंपनी के साथ टेक्निकल काम किया था। मैं इधर उधर भटकता रहा, जो पैसे देता वही काम कर लिया। मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहता हूँ। मुझे बस पैसा समय पर मिल जाए और कोई मुझे परेशान ना करे। ये नौकरी जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा पैसे देती है, और मुझे पैसों की ज़रूरत भी है। ये काम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए मिला जो खुलकर कहीं विज्ञापन नहीं करता, ना ऑनलाइन ना अखबार में। ये बस लोगों के ज़रिए फैलता है। डॉक पर काम करने वाले पुराने लोग, वो लोग जिन्हें पता होता है कि कहाँ ढूंढना है। एप्लीकेशन बहुत छोटी थी, कोई रेफरेंस भी नहीं था, कोई कागजी काम नहीं था। बस कुछ कोऑर्डिनेट्स और एक नोट था जिसमें लिखा था, सिस्टम को मेंटेन रखना है, लाइट चालू रहनी चाहिए, सामान हर 2 हफ्ते में पहुंचा दिया जाएगा। मुझे लगा ये कोई ऑफशोर वेदर स्टेशन होगा या नेवी की कोई पुरानी साइट होगी। वहां तक पहुंचने में एक छोटी सी सप्लाई बोट पर करीब 3 घंटे लगे। पानी काफ़ी उछल रहा था, और पहले 40 मिनट के बाद तो कहीं भी ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। जिस आदमी ने मुझे वहां छोड़ा उसने अपना नाम तक नहीं बताया, बस क्रेट्स उतारने में मदद की, खाने का सामान कहाँ रखा है ये दिखाया, एक पन्ने का मैनुअल दिया और बिना पीछे देखे चला गया। मैंने पूछा क्या कोई मुझे लेने आएगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं यहीं रहता हूँ। ये टावर एक पत्थर के छोटे से टापू पर खड़ा है। असल में ये बस समंदर से निकला हुआ एक बड़ा सा पत्थर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना मिट्टी, ना पेड़, ना पक्षी, बस एक लाइट हाउस। नाव के लिए एक लोहे का डॉक है और एक छोटा सा स्टोर रूम है जो पत्थर में जड़ा हुआ है। टावर के अंदर 5 मंजिलें हैं, स्टोरेज, जनरेटर, रहने की जगह, वॉच डेक और सबसे ऊपर लाइट। अंदर नमक और पुराने तारों की मिली जुली गंध आती है। जब हवा सही दिशा में टकराती है तो दीवारें चरमराने लगती हैं। कभी कभी लाइट झिलमिलाती है, लेकिन वो हमेशा वापस जल जाती है। मैं उन्हें ठीक रखता हूँ। ज़्यादातर दिन शांत रहते हैं। मैं सिस्टम चेक करता हूँ, बैकअप बैटरीज, घूमने वाला लेंस, प्रेशर सील, इन सब को मेंटेन रखता हूँ। मैं डायग्नोस्टिक भी चलाता हूँ। ये सुनिश्चित करता हूँ कि बीकन हर 45 सेकंड में सही तरह से घूमे। असल में सब कुछ उसी लाइट के लिए है, बाकी सब बस उसे चालू रखने के लिए है। मैं डिब्बा बंद खाना और सूखा राशन खाता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, ज़्यादातर वो जो पिछला आदमी छोड़ कर गया था। कुछ नॉन फिक्शन, कुछ साइफाई, ज़्यादा कुछ खास नहीं। यहाँ पर एक रेडियो है, लेकिन वो सिर्फ मौसम की रिपोर्ट और एक इमरजेंसी चैनल पकड़ता है, जो मेरे यहाँ आने के बाद से कभी बोला ही नहीं। मेरे फ़ोन में भी कोई सिग्नल नहीं आता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए, लेकिन फिर हर दूसरे शुक्रवार सामान बिल्कुल सही समय पर आ जाता है। बस यही एक चीज़ है जो हमेशा वैसी ही रहती है। इसका मतलब है किसी को अब भी पता है कि मैं यहाँ हूँ, और कोई अब भी मुझे पैसे दे रहा है। यहाँ मेरे अलावा सिर्फ एक और इंसान है, जोई।
मैंने किसी साथी की मांग नहीं की थी। जब मैंने ये काम लिया तो मुझे लगा था मैं अकेला रहूंगा। असल में काम लेने की यही तो वजह थी। लेकिन मेरे आने से कुछ दिन पहले ही वो भी आ गया था। वो उसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम नहीं करता, कम से कम आधिकारिक तौर पर तो नहीं। किसी ने मुझे उसके बारे में पहले से नहीं बताया था और मैनुअल में भी उसका कोई जिक्र नहीं था। बस एक दूसरा बिस्तर है और दरवाजे पर एक नेम प्लेट है, जोसेफ एच मैलोरी। जोई कहता है वो भी यहाँ उसी काम के लिए है, मेंटेनेंस, निगरानी, रोजाना की जांच। लेकिन वो जितना बोलता है उतना मैंने किसी को बोलते नहीं देखा। और सिर्फ काम के बारे में ही नहीं, ज्यादातर वो खजाने की बातें करता है। वो कहता है ये लाइट हाउस एक डूबे हुए जहाज के ऊपर बनाया गया है, एक स्पेनिश जहाज के ऊपर जो 1722 में डूब गया था। और उसमें एक ऐसे मंदिर का सोना था जिसे अब कोई याद भी नहीं करता। उसके मुताबिक वो जहाज बस डूबा नहीं था, उसे नीचे खींचा गया था। वो कहता है कि पुराने नाविक मानते थे कि वो खजाना शापित था और समंदर ने जानबूझकर उस जहाज को निगल लिया था। जोई के परदादा एक गोताखोर थे, वो भी इसी पानी में उसी जहाज को ढूंढते हुए गायब हो गए थे। जोई इन्हीं कहानियों के बीच बड़ा हुआ है और अब वो कहता है कि वो उस खोज को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि मैंने उसे एक बार भी गोता लगाते नहीं देखा, लेकिन वो देर रात तक जागता रहता है, सोनार रीडिंग्स को घूरता रहता है और धीरे धीरे कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ बड़बड़ाता रहता है। उसके कमरों की दीवारों पर चार्ट्स, पुरानी किताबें और फोटोकॉपी किए हुए नक्शे चिपके हुए हैं। ज़्यादातर पर पेंसिल से निशान लगाए गए हैं। वो उन्हें बहुत सलीके से लाइन में लगा कर रखता है, जैसे कोई केस तैयार कर रहा हो। वो कहता है कि वो जहाज हमेशा नीचे नहीं रहेगा। वो मानता है कि दुनिया तब बेहतर थी जब लोग समंदर की इज्जत करते थे और बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अजीब बात यह है कि उसने सच में बहुत कुछ पढ़ा है। साइंस जर्नल या इतिहास की किताबें नहीं, बल्कि नॉवेल्स और उपन्यास। मॉबी डिक, 20,000 लीग्स अंडर द सी, ट्रेजर आइलैंड। वो उन्हें हर समय कोट करता रहता है। कभी कभी मुझे लगता है उसे सच में यकीन है कि वो उन्हीं कहानियों के अंदर जी रहा है। वो जिद करता है कि ये लाइट हाउस सिर्फ जहाज़ों को चेतावनी देने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका मानना है ये एक ढांचा है जो किसी चीज़ को नीचे दबा कर रख रहा है। वो एक जगह की तरफ इशारा करता है, बताता है कि ज्वार भाटा 2 दिशाओं में खींचता है और कैसे यहाँ कंपास कभी ठीक से काम नहीं करते। वो कहता है कि स्थानीय लोग इस हिस्से को माउथ ऑफ द सी कहते हैं और ये बात सच है। नाविक सच में इस इलाके से बचते हैं। इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं है, लेकिन यहाँ जहाज गायब हो जाते हैं। पिछला आदमी यहाँ गायब होने वाली घटनाओं की एक सूची छोड़ गया था। उनमें से कुछ 100 साल पुराने हैं। सप्लाई बोट महीने में 2 बार आती है। वो खाने, पानी, ईंधन के क्रेट्स छोड़ते हैं और सिस्टम अपडेट का एक प्रिंट आउट दे जाते हैं। वो कभी ज़्यादा देर नहीं रुकते। कभी कभी मैं हाथ हिलाता हूँ, लेकिन वो जवाब में हाथ तक नहीं हिलाते। जोई कहता है वो इस जगह से डरते हैं और मुझे लगता है वो बस अपना काम कर रहे हैं। ये लाइट हाउस 1903 में बनाया गया था। जो अभी खड़ा है वो वही वर्जन है। दस्तावेज कहते हैं कि इससे पहले 3 और बनाए गए थे। एक तूफान में गिर गया, एक में आग लग गई और तीसरा बस पुराना होकर खुद ही ढह गया। लेकिन जोई कहता है ये सब झूठ है। वो कहता है कि यहाँ एक असली टावर था, सबसे पहला, जो कभी यहाँ बनाया गया था। उसके मुताबिक वो गिरा नहीं था, वो गायब हो गया था और वो सोना अब भी नीचे है, पुराने ज़माने के किसी जादू से बंधा हुआ है। वो कहता है जो लाइट हम चालू रखते हैं वो सिर्फ जहाज़ों के लिए नहीं है, वो उस श्राप को फैलने से रोकती है। जोई बहुत सी चीज़ों पर विश्वास करता है, लेकिन मैं बस अपना काम करता हूँ। मैं सिस्टम चेक करता हूँ, मैं बीकन को चालू रखता हूँ। हर 45 सेकंड में लाइट घूमती है। मुझे बस इसी की चिंता करनी होती है।
मैं यहाँ इतना समय बिता चुका हूँ कि समझ सकूँ क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। यहाँ अगर तुमसे गलती हो गई तो कोई मदद करने नहीं आएगा, कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है, कोई बैकअप टीम नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। हर तरफ बस समंदर है और एक काम है जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा महसूस करते हो। समय के साथ मैंने खुद को ठीक रखने का और जिंदा रहने का एक तरीका निकाल लिया है। मैंने अपने कुछ नियम बना लिए और ये रहा पहला नियम, हमेशा लाइट और सोनार चेक करो। जब मैंने ये काम शुरू किया तो यही पहला नियम बनाया था। अगर तुमने लाइट बंद होने दी या सोनार पर ध्यान देना छोड़ा तो तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। और यहाँ तुम्हारे पास बस यही है, तुम्हारा काम और तुम्हारी आदतें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि लाइट हाउस बस रोशनी के लिए होते हैं। एक बड़ी किरण दूर तक जाती है, जहाज़ों को चट्टानों से दूर रखती है। ये सही है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। दूसरा हिस्सा है सोनार ग्रिड। वो सिस्टम भी उतना ही ज़रूरी है, शायद उससे भी ज़्यादा। वो नीचे क्या चल रहा है उसका हिसाब रखता है। सोनार 1980 के दशक में लगाया गया था। उस समय इस इलाके में लगातार गायब होने की घटनाएं हो रही थी। कुछ कमर्शियल कार्गो जहाज थे, कुछ निजी नावें थीं। कोई भी वजह ठीक से समझ नहीं आती थी। मौसम हमेशा खराब नहीं होता था, रास्ते भी जाने पहचाने थे और ज़्यादातर मामलों में कोई मलबा भी नहीं मिलता था। शुरुआत में वही आम बहाने दिए गए, गलत नेविगेशन, इंसानी गलती, पुराने पुर्जे। बाद में उन्होंने कहा शायद ये मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है। इस समुद्र के हिस्से में कुछ ऐसा है जो कंपस को भटका देता है और रेडियो सिग्नल काट देता है। लेकिन ये वजह 1986 में जो शुरू हुआ उसे नहीं समझा पाई। उस साल 10 मील के दायरे में मौजूद सभी सोनार स्टेशनों ने एक ही समय पर कुछ पकड़ा था। वो सिग्नल बहुत गहराई से आया था, खाई के नीचे से, समुद्र की तह के पास से। वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के 3 पल्स थे, बहुत धीमे और बिल्कुल स्थिर। वो ना तो किसी व्हेल की आवाज़ थी न किसी मशीन की। वो सीधे नीचे से आया था। इंजीनियरों ने सोचा ये कोई तकनीकी खराबी होगी। उन्होंने उपकरण चेक किए, डायग्नोस्टिक चलाए और लॉग्स देखे, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही निकला। अलग अलग स्टेशनों के टाइम स्टैम्प भी एकदम मेल खाते थे। वो सिग्नल सच में आया था। उन्हें नहीं पता था ये किस वजह से हुआ, लेकिन ये असली था। उसके बाद उन्होंने कुछ बदलाव किए। सोनार ग्रिड में बैकअप सिस्टम जोड़ा, सेंसिटिविटी बढ़ाई और पावर सप्लाई दुगनी कर दी। कुछ साल बाद वैसा ही कुछ फिर से हुआ और उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी उन्होंने नए केयरटेकर के लिए नियम बदल दिए। अब जो भी ये काम लेता है उसे एक ही चेतावनी दी जाती है, लाइट चालू रखो, सोनार साफ रखो और जब स्क्रीन ब्लैंक हो जाए तो ज़्यादा देर तक बाहर मत देखो। लाइट सिस्टम सीधा साधा है। वो एक टाइम्ड मोटर पर घूमता है और हर 45 सेकंड में रोशनी देता है। वो रोशनी कई मील दूर तक जाती है। तुम्हारा काम ये सुनिश्चित करना है कि वो ऐसे ही चलता रहे। मतलब मोटर चेक करना, लेंस साफ करना, बल्ब बदलना और बैकअप जनरेटर टेस्ट करना। अगर लाइट बंद हो गई तो कोई सुरक्षा नहीं है। सोनार ग्रिड दूसरी मंजिल पर है। वहाँ 4 मॉनिटर हैं जो एक ही इंटरफेस से जुड़े हुए हैं। वहाँ एक कीबोर्ड, एक स्विच बोर्ड और एक पावर बैंक है जो मेन जनरेटर से चलता है। स्कैन हर 6 घंटे में चलता है। जो भी चीज़ हिलती है, बढ़ती है या ऊपर आती है उसे चिन्हित कर लिया जाता है। अगर कुछ ऐसा दिखे जो पहले नहीं था तो उसे नोट कर लो, बस इतना ही। ज़्यादातर समय सिस्टम बस सामान्य बदलाव रिकॉर्ड करता है। मछलियों के झुंड, कचरा, गुजरते तूफानों से आई चीज़ें। हमने खोए हुए कंटेनर से लेकर व्हेल के झुंड तक सब देखा है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो किसी भी जानी पहचानी चीज़ से मेल नहीं खाता। बड़ा, तेज़ और कभी कभी बिल्कुल स्थिर।
जोई अपने खुद के रिकॉर्ड रखता है। वो सोनार के स्नैपशॉट प्रिंट करता है, उन पर कुछ बनाता है और दीवार पर एक ग्रिड की तरह उन्हें चिपका देता है। वो डॉट्स, गोल घेरे और अलग अलग रंग की लाइनों का इस्तेमाल करता है, ये दिखाने के लिए कि चीज़ें कहाँ दिखीं और कितनी बार दिखीं। वो कहता है इसमें एक पैटर्न है। मैं उसे उसके तरीके से काम करने देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह हमने रूटीन चेक साथ में किया। दिन का पहला स्कैन, सब कुछ साफ निकला, कुछ भी नया नहीं है। मैंने स्क्रीन देखते हुए कहा, बस सामान्य हलचल है, धाराएं बदलती रहती हैं, मछलियां एक जगह नहीं रहती। जॉय ने अपने पेन से मॉनिटर पर हल्का सा टैप किया। जब तक कोई और न सुन रहा हो। वो कभी कभी ऐसी बातें करता है जैसे हम समंदर को नहीं बल्कि समंदर हमें देख रहा हो। मैंने स्कैन लॉग किया और सिस्टम रीसेट कर दिया। जॉय ने दराज से अपना पुराना लॉग निकाला। यहाँ देखो, 18 मार्च, बड़ा डिप है, पिछले महीने वाले ही कोऑर्डिनेट्स हैं। उसने कहा, शायद स्कैन की गड़बड़ी होगी। मैंने कहा। उसने सर हिलाया। एक ही साइज, एक ही गहराई, एक ही टाइमिंग। वो ऊपर आया, रुका और फिर वापस नीचे चला गया। मैंने बहस नहीं की, मैं सीख चुका हूं, इससे कुछ हासिल नहीं होता। तुम जानते हो ना हमारा काम असल में क्या है? मैंने कहा। क्या? क्या है? उसने बस साथ देने के लिए पूछा। लाइट बल्ब साफ करना और सोनार फैंस की रखवाली करना। मैंने उसे उसकी तीसरी कॉफी देते हुए कहा। वो मुस्कुराया। तुम बहुत छोटा सोचते हो, यही तुम्हारी समस्या है, और तुम सोचते हो कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने जवाब दिया, हम दोनों में से कोई तो किसी दिन सही निकलेगा। उसने हाथ हिलाते हुए कहा। अगला स्कैन 5 घंटे बाद होना था। तब तक मैंने सोचा कि वायरिंग फिर से चेक कर लूं। जॉय ने कहा वो अपने लॉग्स देखेगा और शायद डॉट्स वाला चार्ट बनाएगा। यही हमारी दिनचर्या थी। कुछ समय बाद ये सोचना बंद करना आसान हो जाता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे ये बस एक आदत बन जाती है, एक चेकलिस्ट, पावर लेवल, बल्ब की जांच, सिग्नल स्ट्रेंथ, बैटरी चार्ज। लेकिन कभी कभी मुझे उस आदमी की बात याद आती है जिसने मुझे यहाँ छोड़ा था। उसने ज़्यादा कुछ नहीं समझाया था, बस मैनुअल दिया, टावर की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, जैसे ये भी काम का हिस्सा हो। लाइट चालू रखो, सोनार साफ रखो, और जब स्क्रीन खाली हो जाए तो ज़्यादा देर बाहर मत देखना। मैंने अभी तक स्क्रीन को खाली होते नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हर शिफ्ट में 2 बार चेक करता था, बस एहतियात के तौर पर। यही था पहला नियम और ये समझ में आता था। लेकिन और भी नियम थे और वो ज़्यादा अजीब थे। नियम नंबर 2, क्रैकन से सावधान रहो। दूसरा नियम उसी मैनुअल में छपा हुआ है जो मुझे इस काम के साथ मिला था। ये नियम छुपा हुआ नहीं है, ना ही छोटे अक्षरों में लिखा है। यह पेज नंबर 4 पर है, उसी सेक्शन में जहां इमरजेंसी फ्लेयर और लाइट मेंटेनेंस की जानकारी है। वहां बस लिखा है, नियम नंबर 2, क्रैकन से सावधान रहो, और कुछ नहीं। ना कोई विवरण, ना कोई कहानी, ना कोई जानकारी। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई मजाक है। बाकी मैनुअल तो पूरी तरह टेक्निकल था। फ्यूज कैसे चेक करने हैं, लेंस साफ करने के लिए कौन से टूल्स चाहिए, जनरेटर खराब हो जाए तो कौन सा ब्रेकर रीसेट करना है। और फिर ये लाइन सामने आई और लगा जैसे कोई मेरा टेस्ट ले रहा हो। मैंने उसे अंडरलाइन किया और आगे बढ़ गया। लेकिन 2 हफ्ते बाद मुझे वो नियम मजाक नहीं लगा। ये उन सबसे शांत रातों में से एक में हुआ जो मैंने यहाँ देखी हैं। समंदर बिल्कुल सपाट था, ना हवा थी, ना लहरें थी। यहाँ तक कि रोज की आवाज़ें भी गायब थीं, जैसे डॉग का चरमराना या पानी का चट्टानों से टकराना। आसमान साफ था और बीकन की रोशनी बिना किसी रुकावट के समंदर पर घूम रही थी।
इतनी शांति थी कि हर बार लेंस घूमने पर रिले की क्लिक तक सुनाई दे रही थी। मैं ऊपर सोनार स्कैन चला रहा था। हम दिन में 4 बार पूरा स्कैन करते हैं और बीच बीच में हर कुछ घंटों में लाइट चेक करते हैं। सोनार स्कैन उस खाई को कवर करता है जो आम समुद्री नक्शों से भी ज़्यादा गहरी है। ज़्यादातर लोग मानते हैं ये बस एक प्राकृतिक दरार है। हमें उसके बारे में कभी कुछ और नहीं बताया गया। लेकिन करीब रात 11:42 पर सोनार अलार्म बज उठा। पहले मुझे लगा ये कोई खराबी है। कभी कभी सिस्टम ऐसे ही अलर्ट दे देता है अगर पावर गिर जाए या पैनल पर नमक जम जाए। लेकिन जब मैंने स्क्रीन देखी, वहां पर कुछ था। खाई के नीचे से एक बड़ा सा द्रव्यमान ऊपर आ रहा था। वो तेज नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा था, जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, 1-1 मीटर करके। सिस्टम उसकी साफ आकृति नहीं पकड़ पा रहा था। बस स्क्रीन पर चलता हुआ एक घना और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा था जिसकी कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। मैंने जोई को ऊपर बुलाया। वो पहले से ही ऊपर आ रहा था। जब मैं सिग्नल देख रहा था तभी टावर हल्का हल्का कांपने लगा। वो तूफान जैसा नहीं था, न हवा थी, न समंदर में कोई बदलाव था। वो कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से दबाव आ रहा हो, जैसे पूरा टापू नीचे किसी चीज के चलने पर प्रतिक्रिया दे रहा हो। जोई ने शुरुआत में कुछ नहीं कहा। वो बस स्क्रीन देखता रहा और फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। मैं भी उसके पीछे गया और बाहर देखा। करीब 60 मीटर दूर पानी हिलने लगा था। पानी की सतह पर एक उभार बना और फिर कुछ मोटा और काला ऊपर आने लगा। फिर पानी से एक टेंटिकल बाहर आया। उसके नीचे बड़े बड़े सफ़ेद शक्कर थे, हर एक प्लेट जितना बड़ा था। कुछ पर बार्नेकल और समुद्री काई जमी हुई थी। वो टेंटिकल आगे बढ़ा और टापू के किनारे की चट्टानों पर खुद को घसीटने लगा। फिर वो लाइट हाउस के बेस के चारों तरफ आकर आंशिक रूप से लिपट गया। जैसे ही उसने छुआ, टावर खराह उठी। मुझे वो कंपन अपने जूतों के नीचे महसूस हो रही थी। पूरा ढांचा ज्यादा नहीं हिला, लेकिन इतना जरूर हिला कि याद दिला दे हम किसी ठोस चीज पर नहीं खड़े, बस कंक्रीट जो एक पत्थर की सतह में जड़ा हुआ है, जो शायद इतना वजन सहने के लिए बना ही नहीं था। कुछ देर तक हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। हम देखते रहे। वो टेंटिकल लगभग 1 मिनट तक वहीं रुका रहा। ना उसने कसकर पकड़ा, न खींचा। वो बस टिका रहा, जैसे कुछ जांच रहा हो। उसके आसपास का पानी भी बदल गया था। अब वो साफ नहीं था, वो धुंधला और गहरा हो गया था। तूफानी पानी जैसा नहीं, बल्कि तेल या कीचड़ जैसा। जब वो टेंटिकल वापस पानी में गया तो उसी तरह का काला तरल सतह पर तैरता रह गया। मैंने लॉगबुक में समय लिखा, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मैं कुछ लिखने से पहले काफी देर तक पन्ने को देखता रहा। 1 मिनट बाद मैंने किताब बंद की और जोई की तरफ मुड़ा। वो आखिर था क्या? मैंने पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस खिड़की के पास हाथ बांधे हुए खड़ा रहा, पानी की आखिरी लहरों को खत्म होते हुए देखता रहा। फिर वो मुड़ा, मेरी तरफ आया और मेरी पीठ पर ऐसे थपकी दी जैसे हमने अभी कोई पाइप ठीक किया हो या लीकेज बंद किया हो। वो क्रैकन था मेरे दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो ये बात जिंदगी भर से कहने का इंतजार कर रहा था। उसने ऐसे कहा जैसे नाम ही सब कुछ समझा देता हो। मैंने बस उसे देखा, फिर वापस पानी की तरफ देखा। सब कुछ फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुमने ये पहले भी देखा है? मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन अपनी आंखों से पहली बार देखा। 20 साल से इंतजार कर रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। हम थोड़ी देर और वहीं खड़े रहे, खाली समंदर को देखते रहे। कुछ देर बाद
जोई अपने सोनार प्रिंटआउट देखने चला गया। मैं वहीं रुका रहा और एहतियात के तौर पर खिड़की से बाहर नजर रखने लगा। अगली सुबह मैं स्टोरेज रूम में गया। वहां एक कैबिनेट है जिसमें पहले के केयरटेकर्स के रिकॉर्ड भरे हुए हैं। ज्यादातर में रूटीन जानकारी है, सामान की लिस्ट है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, पार्ट्स की मांग और मौसम के लॉग हैं। लेकिन एक दराज के नीचे मुझे एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स मिला। उसके अंदर 3 नोटबुक थी। उनके कवर पर बस तारीखें लिखी थी। वो पुराने स्टाफ द्वारा हाथ से लिखे लॉग थे। मुझे नहीं पता वो आधिकारिक थे या नहीं। ना वो टाइप किए गए थे, ना उन पर कोई मोहर थी। बस पन्ने दर पन्ने रोज के नोट्स, हाथ से बने नक्शे, सोनार चार्ट और खाई के स्केच। हर नोटबुक में वही चीज लिखी थी जो हमने देखी थी। खाई से ऊपर आता हुआ एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, टेंटिकल, सकर, लाइट हाउस के पास हलचल। एक पुरानी एंट्री में लिखा था, दबाव में धातु के चटकने की आवाज आई। दूसरी एंट्री में संपर्क के बाद के लक्षण लिखे थे, पावर का उतार चढ़ाव, सिग्नल में गड़बड़ी, जानवरों का गायब होना। एक केयर टेकर ने इन घटनाओं को कैलेंडर पर चिन्हित किया था। उनके बीच का अंतर नियमित नहीं था, लेकिन हर घटना 40 से 60 साल के बीच में हुई थी। मैंने वो नोटबुक जोई को नहीं दिखाई। वो पहले ही जरूरत से ज्यादा चीजों पर विश्वास करता है। उसके पास अपनी ही कहानियां हैं और इसमें और जोड़ना बस समस्या को बढ़ाएगा। अब जब मैं सोनार चेक करता हूं तो ज्यादा समय लेता हूं। मैं गहराई के निशानों को 2 बार चेक करता हूं। अचानक ऊपर आने वाली चीजों पर नजर रखता हूं। मैं पहले ऐसा इंसान नहीं था जो कहे कि समंदर में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। लेकिन अब मुझे यकीन है। नियम नंबर 3, सायरेंस की आवाजों को नजरअंदाज करो। पुराने केयर टेकर ने इसे अपने निजी लॉग में लिखा है। स्थानीय लोग इसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे ये सबको पता हो। यहाँ तक कि कोस्ट गार्ड के पास भी इसके लिए एक तकनीकी नाम है। लेकिन कोई तुम्हें ये सीधे नहीं बताता जब तक ये तुम्हारे साथ खुद ना हो। ये कुछ महीने पहले शुरू हुआ, जब धुंध इतनी घनी थी कि अपने हाथ से आगे कुछ नहीं दिखता था। वो कुछ ही मिनटों में छा जाती थी और छोटी नावों को पूरी तरह अंधेरे में फंसा देती थी। जिस दिन ये शुरू हुआ, हमें एक खोज में मदद करने को कहा गया। लाइट हाउस से करीब 7 नॉटिकल माइल पूर्व में एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था जो एक शिपिंग रूट के पास था। एक मछली पकड़ने वाली नाव रात में अकेली निकल गई थी। वो कोई लोकल आदमी था, सेंट जॉर्ज में रहता था। उसका नाम रॉजर था, 50 के आसपास, और उसकी पत्नी नहीं थी। पहले वो टूर बोट चलाता था, लेकिन फिर उसका काम बंद हो गया। वो सूर्यास्त के बाद एक छोटी नाव लेकर निकला था। ना कोई रेडियो, ना जीपीएस, बस एक टॉर्च और लाइफ जैकेट। किनारे पर लोगों ने कहा, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। उसने कहा उसे पानी से किसी की आवाज़ सुनाई दी थी और वो उसकी पत्नी की आवाज़ थी। उसकी पत्नी 3 साल पहले मर चुकी थी। कोस्ट गार्ड ने इसे पॉसिबल डिसोरिएंटेशन इंसिडेंट कहकर दर्ज किया। अगली सुबह उन्होंने हमें फ़ोन किया। उन्होंने कहा हम उस जगह के सबसे करीब हैं और पूछा क्या हम उस इलाके को स्कैन कर सकते हैं। मैंने और जोई ने पहले सोनार चेक किया। हमें कुछ भी असामान्य नहीं मिला, ना कोई मलबा, ना कोई ऑब्जेक्ट, बस खुला पानी और चारों तरफ घनी धुंध। करीब सुबह 9 बजे हमने नाव से उस इलाके की तलाश शुरू की। यह हमारे रोज के काम का हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा करना पड़ता है जब यहाँ कोई लापता हो जाता है और आसपास मदद के लिए अगर कोई नहीं होता तो हमसे ही उम्मीद की जाती है। हमने इलाके को हिस्सों में बांटा और गोल गोल घूमकर तलाश की। जोई आगे खड़ा था और मैं नाव चलाना और कम्युनिकेशन संभाल रहा था। हमें रॉजर सुबह 10:30 बजे मिला। उसकी नाव उल्टी थी और पानी में आधी डूबी हुई तैर रही थी। जोई ने उसे सबसे पहले देखा। हल्के नीले रंग की नाव,
जो तिरछी बह रही थी। धारा उसे उम्मीद से ज्यादा उत्तर की तरफ ले गई थी। वो आदमी अभी जिंदा था। वो नाव के ऊपर इस तरह पड़ा था जैसे वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। उसके हाथ छिले हुए थे। उसने लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। हमने उसे नाव पर खींच लिया और उसे गर्म कंबल दिया। उसने कोई विरोध नहीं किया और कुछ बोला भी नहीं। जोई ने उससे पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन वो बस खुले समंदर की तरफ देखता रहा। कुछ मिनट बाद उसने कहा, मेरी बीवी ने मुझे बुलाया था। किनारे पर वापस आने तक उसने बस यही एक बात कही। बाद में पैरामेडिक्स ने कहा कि वो डिहाइड्रेटेड था और उसे हल्का हाइपोथर्मिया था। उन्होंने कहा शायद वो 2 दिन से सोया नहीं था और वो किस्मत वाला था कि हम उसे मिल गए। लेकिन जोई को नहीं लगा कि ये किस्मत थी। वापसी के रास्ते में वो धीमी आवाज में कुछ बोल रहा था। उसने मुझे पुराने लॉग्स की कहानियां बताई। वो बोला, कुछ लोग अपने साथ मधुमक्खी का मोम लाते थे और खास ज्वार के समय, खासकर शांत रातों के बाद, अपने कान बंद कर लेते थे। कुछ लोग प्रार्थना पढ़ते थे या जोर से गाते थे ताकि जो सुनाई दे रहा है उसे दबा सके। मैंने उससे पूछा वो किस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बोला, सायरेंस, वो यहीं रहते हैं। शुरुआत में मुझे लगा वो बस अपनी एक और कहानी बना रहा है, लेकिन अगले दिन मैं फिर से कैबिनेट में गया और बाकी लॉग्स पढ़े। हर केयर टेकर की लिखावट अलग थी, लेकिन बातें एक जैसी थी। एक में लिखा था, कल रात कुछ सुना, मेरी माँ की आवाज जो चट्टानों से बुला रही थी। दूसरे ने लिखा, जवाब मत देना, बोलना मत, उसकी तरफ मत मुड़ना। एक एंट्री में बस लिखा था, कान बंद किए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। ये एंट्रीज सालों के अंतर पर थी, लेकिन बात एक ही थी। किसी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती थी, अक्सर किसी मरे हुए अपने की। वो आवाज समंदर से आती थी, खासकर शांत रातों में या लंबे समय तक बिना तूफान के बाद। कभी वो दूर लगती थी, कभी बहुत पास। कुछ एंट्रीज में केयरटेकर्स ने माना कि वो देखने के लिए लगभग बाहर जाने ही वाले थे। आधिकारिक वजह दी गई, ऑडिटोरी फिनोमिनन। यह मुझे एक पुराने फाइल में मिला जो कोस्ट गार्ड के ट्रेनिंग मटेरियल का हिस्सा था। उसमें लिखा था, यह नींद की कमी, पर्यावरणीय ध्वनि विकृति और मानसिक तनाव का मिश्रण है। सीधे शब्दों में, तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। समंदर की आवाज और तुम्हारी यादों को मिलाकर कुछ ऐसा बना देता है जो असली लगता है। लेकिन स्थानीय लोग ऐसा नहीं मानते। वो इसे अब भी लालच कहते हैं। वो कहते हैं जब समंदर शांत होता है तो सायरेंस लोगों को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, खासकर उन्हें जिन्होंने किसी को खोया हो। वो कहते हैं वो चिल्लाते नहीं हैं, वो गाते हैं। मैंने खुद कभी नहीं सुना, लेकिन जोई ने सुना है। उस घटना के कुछ महीनों बाद जोई ने अपने लॉकर में मधुमक्खी का मोम रखना शुरू कर दिया। उसने कहा, बस एहतियात के लिए। मैंने भी उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। वो ऐसा इंसान नहीं है जो सुनी हुई बातों पर झूठ बोले, भले ही वो उन्हें थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताए। एक रात मैंने उसे मेन कमरे में बैठे देखा। उसने हेडफोन लगा रखे थे और एक पुराने कैसेट प्लेयर को सुन रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि मैं वहां हूं, जब तक मैंने उससे खुद नहीं पूछा कि वो क्या सुन रहा है। उसने कहा, बस शोर सुन रहा हूं ताकि मेरा दिमाग व्यस्त रहे। उसने बताया, पिछली रात उसने किसी को सुना था। वो उसके दादा की आवाज थी जो चट्टानों से बुला रहे थे। जोई के दादा तब मर गए थे जब वो 12 साल का था। अब मैं भी अपने पास हेडफोन रखता हूं। मैं कभी स्टैटिक चलाता हूं, कभी म्यूजिक, या कभी कुछ भी नहीं, बस इतना कि सन्नाटा ना रहे। मैं हर रात सोने से पहले ऊपर वाले दरवाजों के लॉक चेक करता हूं। जब पानी शांत होता है तो मैं खिड़कियों से दूर रहता हूं। जॉब डिस्क्रिप्शन में सायरेंस का कोई जिक्र नहीं है। सोनार में भी कोई ऑडियो चेतावनी नहीं है।
लेकिन जो हमने देखा उसके बाद मैं इसे नियम की तरह मानता हूँ। सायरेंस को नज़रअंदाज करो। मैंने इतने लॉग पढ़ लिए हैं कि समझ जाऊं ये बहुत समय से हो रहा है। अलग नाम, अलग कहानियां, लेकिन पैटर्न वही है। तुम कुछ सुनते हो जो जाना पहचाना लगता है और फिर गलती कर बैठते हो। तुम समंदर को बुलाने से रोक नहीं सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि उसे सुनना नहीं है। और यही हमें ले जाता है चौथे नियम पर। नियम नंबर 4, जब डेड शिप्स दिखें तो लाइट बंद कर दो। जोई ने ही उन्हें यह नाम दिया था, डेड शिप्स। उसने मुझसे पहले ही एक डेड शिप देखा था। उसने कहा वो एक धुन से बने जहाज जैसा था, नीला चमकता हुआ, पानी के ऊपर तैरता हुआ, जैसे कोई परछाई हो जिसका कोई असली स्रोत ही ना हो। पहले उसे लगा ये मौसम का खेल है या कोई अजीब रिफ्रैक्शन या धुंध पर पड़ती चांदनी है। लेकिन फिर उसने कुछ आकृतियां देखी। वो जहाज के डेक पर चल रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो इधर उधर नहीं देख रही थी। वो बस धीरे धीरे एक सी चाल में चल रही थी। एक आदमी खाली डेक पर पोछा चला रहा था, दूसरा रस्सी लपेट रहा था जो वहां थी ही नहीं, तीसरा रेलिंग पर झुककर लहरों को देख रहा था। वो सभी असली लग रहे थे जब तक लाइट हाउस की रोशनी उस जहाज पर नहीं पड़ी, और फिर वो गायब हो गए। इसलिए जोई ने वो नियम बनाया, तुम लाइट को उन पर पड़ने नहीं देते, तुम बीकन बंद कर देते हो और उन्हें गुजरने देते हो। आधिकारिक मैनुअल में डेड शिप्स का कोई जिक्र नहीं है। प्रोसीजर में कहीं नहीं लिखा कि लाइट को बंद करना है, सिवाय बिजली बचाने या मरम्मत के। लेकिन अब मैंने उन्हें खुद देखा है और मैं समझता हूं कि पुराने केयरटेकर रिकॉर्ड्स क्यों रखते थे। पहली बार मैंने उसे करीब रात 3 बजे देखा। रेडार ने उसे नहीं पकड़ा, सोनार पर भी कुछ नहीं दिखा। मैं वॉशरूम से खिड़की का रूटीन चेक कर रहा था, तभी उत्तर की तरफ धुंध में कुछ नीला चलता हुआ दिखा। वो तेज नहीं था, लेकिन उसमें खुद की हल्की चमक थी, एक हल्की नीली रूपरेखा जो एक छोटे मालवाहक जहाज जैसी लग रही थी। ना कोई झंडा था, ना कोई निशान था, बस एक ढांचा और एक डेक। वो कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। धुंध उसके चारों तरफ ऐसे चिपकी हुई थी जैसे वहीं जमी हो। मैंने लाइट बंद कर दी। उसका स्विच मैनुअल है, इस हिस्से के लिए कोई ऑटोमेशन नहीं है। अगर तुम जल्दी फैसला नहीं लेते तो घूमती रोशनी उस जहाज पर पड़ जाएगी। मैं आगे बढ़ा और रोशनी को ठीक उसी समय बंद कर दिया जब वो उस दिशा में जाने वाली थी। मैं उस जहाज को चलता हुआ देख रहा था। डेक पर कम से कम 4 लोग थे, या कम से कम वो लोगों जैसे दिख रहे थे। एक रस्सी लपेट रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जोई ने बताया था। दूसरा जहाज के डेक पर खड़ा था। उसके हाथ हिल रहे थे जैसे वो कुछ घुमा रहा हो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई पतवार थी। फिर भी वो उसे आगे पीछे घुमाता रहा। मैंने लाइट बंद ही रखी जब तक वो जहाज पश्चिम की चट्टानों के पीछे नहीं चला गया। जब मैंने लाइट फिर से चालू की तो पानी फिर से खाली था। पहली बार जब तुम इसे देखते हो तो समझना मुश्किल होता है। वो किसी डरावनी कहानी जैसा नहीं लगता, वो एक गलती जैसा लगता है, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो और किसी को पता ही ना हो कि इसे बंद कैसे करना है। जोई मानता है ये उन जहाज़ों के अवशेष हैं जो इस समंदर में गायब हुए थे। वो कहता है वो यहीं फंसे हुए हैं और वही कर रहे हैं जो उन्होंने अपने आखिरी पलों में किया था। वो मानता है वो कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने एक बार उससे पूछा वो क्या ढूंढ रहे हैं। वो बोला शायद ज़मीन या शायद अपना घर। स्थानीय मछुआरों के पास उनके अपने नाम हैं। कुछ उन्हें सी लैंटर्न्स कहते हैं, कुछ उन्हें ग्लाइडर्स कहते हैं। एक बूढ़े आदमी ने हमें कहा उन्हें ज़्यादा देर तक मत देखना। अगर तुम ज़्यादा देर तक देखते रहोगे तो तुम्हें जाने पहचाने चेहरे दिखने लगेंगे। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन अब मैं घूर कर नहीं देखता। मैं उन्हें ब्लैक पर्ल्स कहता हूँ।
ये नाम मैंने एक पुरानी पायरेट फिल्म से लिया है, जिसमें एक शापित जहाज चांदनी में चलता है और उसका क्रू कभी नहीं मर सकता। ये नाम सही लगा और जोई को भी पसंद आया। सबसे पुराना लॉगबुक जिसमें डेड शिप्स का जिक्र था वो 1919 का था। उसकी लिखावट साफ और सटीक थी। उसमें लिखा था, धुंध के पार एक नीला जहाज देखा गया। डेक पर आकृतियां बिना रुके काम दोहरा रही थी। रोशनी जहाज के सामने पड़ी, जहाज तुरंत गायब हो गया। दूसरी बार रोशनी बंद रखी। उसी किताब में आगे एक और एंट्री थी, जिसमें एक केयर टेकर ने लाइट बंद नहीं की थी। जहाज पहले की तरह गायब हो गया, लेकिन उस केयर टेकर ने लिखा कि उसने कुछ और देखा, क्रू से भी अलग कुछ और। उसने उसे कभी विस्तार से नहीं बताया। उसकी आखिरी एंट्री बहुत छोटी थी। मुझे वो देखना नहीं चाहिए था। अब मुझे नींद नहीं आती, खाना नहीं खा सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। स्टेशन के रिकॉर्ड के अनुसार 2 हफ्ते बाद उसने पानी में छलांग लगा दी। कुछ दिन बाद उसका शरीर मिला, आधा मील पूर्व में एक पानी के गड्ढे में फंसा हुआ था। जोई कहता है कि उसे लगता है ये जहाज लाइट हाउस की तरफ खींचते हैं। हर बार जब मैं उन्हें देखता हूं तो मेरा मन करता है कि प्रार्थना करूं, जबकि मैं धार्मिक नहीं हूं। मैंने अभी तक नहीं की, लेकिन मैं सोचता जरूर हूं। तो अब तक मेरे पास बस इतने ही नियम हैं, कुल 4। कागज पर तो ये आसान लगते हैं, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ बाकी लोगों से ज्यादा समय तक जिंदा रखा है। तुम हैरान हो जाओगे कितने लोग एक सीजन से ज्यादा नहीं टिक पाते। कुछ चले जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं, कुछ बस एक दिन रेडियो का जवाब देना बंद कर देते हैं। फिर सप्लाई बोट आती है, सब कुछ ठीक मिलता है, लाइट चल रही होती है, लॉग अपडेट होते हैं, केतली अभी भी गर्म होती है, लेकिन केयर टेकर कहीं नहीं मिलता। जोई बहुत बोलता है और काफी समय तक मैं उसकी बातें अनसुनी करता रहा। आधे समय तो उसकी बातें बस कहानियां लगती थी, जैसे उसने पुरानी किताबों और अधूरे लॉग से जोड़ ली हों। लेकिन अब मैं उसे ज्यादा ध्यान से सुनने लगा हूं। यहाँ और भी बहुत कुछ है, और कहानियां और डरावनी चीजें। अब मुझे इस बात का पूरा यकीन है। और ये काम, ये सिर्फ मेंटेनेंस नहीं है, ये सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है। तो अगर तुम ये पढ़ रहे हो, शायद इसलिए कि तुम ये काम लेने का सोच रहे हो, या फिर किसी वजह से पुराने लाइट हाउस रिकॉर्ड्स तक पहुंच गए हो, तो मेरी सलाह है, इन नियमों को गंभीरता से लो, हर एक नियम को। तुम्हें कोई प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं मिलेगी। ज़्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता ये लाइट हाउस असल में किस लिए है। लेकिन अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे शांत रातों से डर नहीं लगता, अजीब रीडिंग से फर्क नहीं पड़ता, और ये एहसास सह सकते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और अगर तुम एक दिन यहाँ तैनात हो गए, तो मेरे और जॉय के पास तुम्हारे लिए कुछ और कहानियां होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना। कमेंट्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।